हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुल स्टडी पॉइंट। दिस इज कुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉन कीट्स की बायोग्राफी बताऊंगी। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप जीआईसी लेक्चरर के जो है टॉपिक्स वो क्लियर करवाइए। तो इसीलिए मैंने जीआईसी का लिए या जॉन कीट्स का। इससे पहले मैं विलियम वर्ड्सवर्थ और चौसर का कैरेक्टर भी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं जॉन कीट्स के कैरेक्टर को और उनके वर्क्स को डिस्कस करूंगी। ये वीडियो जीआईसी लेक्चरर सब्जेक्ट इंग्लिश और टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करती रहूँगी। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप पर नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। बात कर रहे हैं हम जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स को 19th सेंचुरी का रोमांटिक पोइट माना जाता है। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाकर भी पूछूंगी कि किस तरह से इस टॉपिक में से या इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को लगातार देखते रहें, कंटिन्यू देखते रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम बात कर रहे थे जन्म की। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में लंदन, इंग्लैंड में। देखिए, जॉन कीट्स जो थे ये सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट थे। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट में जो है हमारे ब्लैक, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ आते हैं। देखिए, जॉन कीट्स एक पोइट और एक लेटर्स राइटर भी थे। ठीक है, इनके फादर जो थे एक स्टेबल कीपर थे, यानी कि अस्तबल में काम करने वाले थे। और इनकी माँ जो थी वो एक हाउस लेडी थी। इनके ये 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे अपने। इनका भाई का नाम एक का जॉन था। इनके जो और बहन भाई थे वे थे जॉर्ज, थॉमस और फ्रांसिस मैरी। ठीक है, ये और एक थे जॉन कीट्स जो थे वो सबसे बड़े थे। इनके पिताजी पहले जो थे एक हॉस्टलर थे एट द स्टेबल अटैच्ड टू द स्वन एंड हूप इन। His father died from a skull fracture when Keats was about 8 or 9 years old. इनके पिताजी जो थे स्कल फ्रैक्चर से मर गए थे घोड़े से गिरने के कारण। क्योंकि जब ये कीट्स और इनका जो भाई था ये कहीं पढ़ते थे तो उनसे मिलने गए थे। तो मिलने के बाद जब वापस आ रहे थे तो ये घोड़े के गिरने के कारण इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब कीट्स लगभग 13 या 14 साल के थे तो इनकी माता मर गई थी ट्यूबरक्लोसिस से। और ये अपने बच्चों को जो थे अपनी ग्रैंड मदर की कस्टडी में छोड़कर गई थी। ठीक है, इनकी जो मम्मी थी वो टीबी से मरी थी। उस टाइम पर जॉन कीट्स 13 या 14 साल के थे। जॉन कीट्स ने जो है पहले सर्जन की यानी कि मेडिकल की स्टडी की थी। मेडिकल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया था और ये डॉक्टर बनना चाहते थे, सर्जन बनना चाहते थे, बन रहे थे बल्कि। लेकिन जो इनकी जो अंतरात्मा थी वो कुछ लिखने का कहती थी। ये
यानी कि ये लिखना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने अपने सर्जन की जो काम था उसको छोड़कर इन्होंने राइटिंग को अपनाया था। In 1818, Keats nursed his brother Tom through the final stage of tuberculosis, the disease that had killed their mother. देखिए 1818 में कीट्स ने अपने भाई की पूरी तरह से देखभाल की जब उनकी ट्यूबरक्लोसिस फाइनल स्टेज पर थी, यानी कि उनकी माता भी ट्यूबरक्लोसिस से मरी थी और इनका जो भाई थे उनको भी ट्यूबरक्लोसिस थी। उन्होंने जॉन कीट्स ने अपने भाई की आखिरी स्टेज पर जब ट्यूबरक्लोसिस थी उनको नर्स्ट किया, बहुत ज़्यादा देखभाल की। लेकिन टॉम डाइड इन दिसंबर, लेकिन उनका जो भाई थे वो दिसंबर में मर गए थे। कीट्स मूव्ड टू हिज फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन्स हाउस इन हेम्प स्ट्रीट। तब उनके मरने के बाद जो कीट्स थे, विलियम जॉन कीट्स, ये अपने फ्रेंड के घर आए चार्ल्स ब्राउन्स के हेम्प स्ट्रीट में। वहीं पर ही मेट अ लेडी हु इज नेबर ऑफ हिज फ्रेंड। वहीं पर ये जिस लड़की को प्यार करते थे वो उनकी नेबर थी। वहीं पर ये फैनी ब्राउन से मिले और उनसे प्रेम करने लगे। जॉन कीट्स जो है 23 फरवरी सन 1821 को इनकी मृत्यु हो गई थी 25 साल की उम्र में। देखिए ये याद रखने वाली बात है, ये जो बॉर्न हुए थे ये यूके में हुए थे और ये मरे थे रोम में, इटली में। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रोम में हुई थी, इटली में यानी कि, और ये पैदा हुए थे इंग्लैंड में, यूके में। और इनकी मृत्यु का क्या कारण था? ट्यूबरक्लोसिस। इनकी माता भी ट्यूबरक्लोसिस में मरी थी, इनके भाई भी और ये भी। ये एक फैमिली डिसीज की तरह इन लोगों का इस डिसीज ने पीछा किया। तो ये सब ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे। इनके फादर ट्यूबरक्लोसिस से नहीं मरे थे, इनके फादर जो मरे थे वो स्कल फ्रैक्चर से मरे थे, घोड़े से गिरने के कारण। ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन पोइट था और ये लेटर्स भी राइट किया करते थे। जॉन कीट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, वर्गिल, विलियम हैजलिट, चौसर। देखिए जॉन कीट्स जो थे वो प्रभावित हुए थे जॉन मिल्टन से, एडमंड स्पेंसर से, वर्गिल से, विलियम हैजलिट से और चौसर से। ये सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस हुए थे, प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, वो हुए थे एडमंड स्पेंसर से। ठीक है, जो जॉन कीट्स के पोइट्री का वर्क का थीम था वो लव, ब्यूटी, जॉय, नेचर, म्यूजिक और मॉर्चलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ था। जॉन कीट्स ने published his first collection of poems in March 1817, in which he used a bold and caring writing style. देखिए जॉन कीट्स का जो फर्स्ट कलेक्शन था वो मार्च सन 1817 में हुआ था। देखिए जब तक ये जीवित रहे तब तक इन्हें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिल पाई, ज़्यादा फेम नहीं मिल पाई। जो इनका फर्स्ट कलेक्शन था इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है क्रिटिक्स के थ्रू। तो देखिए जैसे ऑल्थो हिज पोएम्स वर नॉट जनरली वेल रिसीव्ड बाय क्रिटिक्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब तक ये जीवित रहे इनके वर्क्स को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया बल्कि इनको क्रिटिसाइज किया गया। इनको बीमारी के साथ साथ इनको जो क्रिटिक्स इनको क्रिटिसाइज करते थे इनको उसकी भी टेंशन रहती थी। हिज रेपुटेशन गिरू आफ्टर हिज डेथ, और इनकी जो रेपुटेशन हुई, ये जो फेमस हुए, ये आफ्टर हिज डेथ हुए, यानी कि अपनी मृत्यु के बाद इनके वर्क्स को सराहा गया और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जब तक ये जीवित रहे तब तक इनके वर्क को ज़्यादा रेपुटेशन, ज़्यादा फेम नहीं मिली और इनको क्रिटिसाइज किया गया। And by the end of 19th century, he had become one of the most beloved of all English poets. और 19th century में देखिए 1819 जो ईयर है वो इनकी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है। इसमें जो इन्होंने जो वर्क्स किए वो बहुत अच्छे वर्क्स किए और उन्हीं वर्क्स की वजह से ये फेमस हुए।
देखिए, जॉन कीट्स ओनली 25 ईयर्स जीवित रहे और इन्हीं 25 ईयर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए, बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी जो बहुत ज़्यादा फेमस पोएम हुई, और लेटर्स भी लिखे। ऐसा कहा जाता है अगर जॉन कीट्स इससे ज़्यादा जीवित रहते हैं तो ये भी शेक्सपियर की श्रेणी में आ जाते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनको सेंसुअस पोइट कहा और कहा है कि कीट्स वॉज अबंडेंटली एंड इंचैंटिंगली। तो आइए बात करते हैं अब जॉन कीट्स के वर्क्स की। जॉन कीट्स अपनी ऑड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये अपनी ऑड्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे ऑड्स टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू ए ग्रेशन अर्न, ऑड टू साइक, ऑड टू ऑटम, ऑड ऑन मेलंकोली, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड टू फनी, ऑड बार्ड्स ऑफ पैशन एंड ऑफ mirth, लाइन्स ऑन द मरमेड टैवर्न, रॉबिन हुड, टू अ फ्रेंड, और टू अपोलो। और इनके जो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है वो है एंडाइमन, ए पोइटिक रोमांस है। इसमें 4 बुक हैं, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड और बुक फोर्थ। नेक्स्ट है लामिया। लामिया में पार्ट 2 है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। एक हाइपीरियन है, ए फ्रेगमेंट। हाइपीरियन में है 3 बुक, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड और बुक थर्ड। देखिए, जॉन कीट्स के वर्क्स के बारे में बात करते हैं हम। 1819 और 1820 जो है ये जॉन कीट्स की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर्स माने जाते हैं। देखिए, कीट्स ने अपने जो काम शुरू किया था लिखने का वो 1817 में किया था, और 1817 में इनकी एक पोएम कलेक्शन आया था। इन कलेक्शन में कौन कौन सी पोएम थी? वो थी इंटीमेशन ऑफ स्पेंसर, ऑन डेथ, थर्ड थी ऑन होप, फोर्थ थी आई स्टूड टिप टॉप, और फिफ्थ थी ऑन फर्स्ट चैपमैन्स होमर, और सिक्स थी स्लीप एंड पोइट्री। और इन्हीं को लिखने की वजह से जो था जॉन कीट्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना किया, यानी कि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने जॉन कीट्स के काम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, अच्छा नहीं माना इनके काम को, और इनको सब लोग नौसिखिया सोचने लगे, यानी कि नौसिखिया समझते थे इनको। फिर इन्होंने सन 1818 में एंडीमियन नामक एक पोएम को पब्लिश किया। इसमें 4 पार्ट्स थे। इस पोएम में इनकी एक लाइन थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये एंडाइमन की एक लाइन है। ये जो पोएम है ये 4 बुक में है, और पहली ही बुक की पहली लाइन में ये लाइन है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑफ जॉय फॉर एवर। और फिर 1819 से 1820 तक के वर्क्स के बारे में अब हम बताते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। वो थे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इजाबेला, हाइपीरियन, ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ला बेला डेम्सन्स मर्सी, ऑड टू ऑटम, ऑन मेलंकोली, ऑड टू साइक, लीमिया, ऑड टू नाइटिंगेल, और ऑन मेलंचोली। ये सारे वर्क्स थे जो 1819 से 1820 में इन्होंने राइट किए थे, और इन वर्क्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद। देखिए, जॉन कीट्स जो थे, आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि जॉन कीट्स की मदर और ब्रदर दोनों जो थे ये एक ट्यूबरक्लोसिस बीमारी यानी कि टीबी की बीमारी से मरे थे, और फिर जॉन कीट्स को भी टीबी थी। तो टीबी की वजह से, बीमारी की वजह से भी जॉन कीट्स अपनी परेशान रहा करते थे। इनको अपनी मौत का बहुत डर था, यानी कि इनको अपनी बीमारी की, अपनी डिसीज की बहुत ज़्यादा टेंशन रहा करती थी। फिर इनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया 1819 में कि आप जो है साल की सर्दियाँ यहाँ पर इंग्लैंड में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप रोम इटली चले जाएं। तो इसीलिए 1820 में जो थे जॉन कीट्स इटली चले गए, रोम। फिर 23 फरवरी सन 1820 में इनकी रोम में ही मृत्यु हो गई थी टीबी की वजह से।
लेकिन इनके 1819 से 1820 में जो ईयर में इनके जो वर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा, यानी कि 1819 साल जो था ये इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ कहना चाहिए, क्योंकि इस साल में जो इन्होंने जो वर्क्स किए वो बहुत ज़्यादा इनको फेम मिली, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया इनके वर्क। इनकी पोएम थी ऑड टू ऑटम, ये 1819 में लिखी गई थी। और ये दिस पोएम्स फर्स्ट लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल टाइम. Arguably, no other poet has managed to create such a beautiful depiction of the season so deftly, or with such a kaleidoscopic wealth of image. Keats is able to convey the synesthesia of 3 months in just 3 stanzas. The naturalistic, almost pastoral language is reminiscent to Hardy in place, though achieves as much with the affection of the words. ये इनकी पोएम है जो इन्होंने लिखी थी ऑड टू ऑटम। इनके अलावा जो है जॉन कीट्स ने सोनेट्स भी लिखी, और इनकी एक सोनेट है बहुत फेमस सोनेट जिसके बारे में इन्होंने अपनी मौत के बारे में लिखा है। सोनेट्स भी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शेक्सपियरियन अंदाज में सोनेट्स को लिखा। अब बात करते हैं उन वर्क्स के बारे में जो इनकम्प्लीट वर्क्स थे जॉन कीट्स के। एक तो था द ईव ऑफ सेंट मार्क, द फॉल ऑफ हाइपीरियन और ओथो अ पोएटिक ड्रामा। ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनको जॉन कीट्स अपनी बीमारी की वजह से जो था, उनकी बीमारी भी रहा करती थी, और फिर उनको 1820 में बहुत कम एज में 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये काम इनके बारे में, यानी कि वो राइटिंग कर ही रहे थे और अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। तो इनके इनकम्प्लीट वर्क्स रह जाते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? द ईव ऑफ सेंट मार्क, द फॉल ऑफ हाइपीरियन, ओथो अ पोएटिक ड्रामा। देखिए, जॉन कीट्स के एक फ्रेंड थे ली हंट, इनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, इंस्पायर हुए। जब जॉन कीट्स मरे थे तो मरने से पहले इन्होंने कहा था कि इनकी कब्र के ऊपर कुछ और ना लिखा जाए, बल्कि इन्होंने एक एपिटाफ पर, यानी कि एक जो था लाइन बताई थी कि यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर वो लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा है। ही लाइज हुज नेम इज रिट ऑन वाटर। ये जॉन कीट्स का एपिटाफ है जो उन्होंने खुद बनाया था कि उनकी मरने के बाद उनकी कब्र पर ये लगाया जाए। देखिए, जब 1817 में जो कीट्स ने जो वर्क किए थे, जो लिखा था, राइटिंग्स की थी, उनको क्रिटिक्स के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और जॉन कीट्स का एक नाम रख दिया था उन्होंने, कॉकनी। तो उनको जॉन कीट्स को कहते थे कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से है ये जॉन कीट्स, क्रिटिक्स कहा करते थे इनको, जिसकी टेंशन जो है जॉन कीट्स ने अपने दिल पर ले ली, और अपनी बीमारी की वजह से भी ये कुछ परेशान रहा करते थे, और फिर इनको क्रिटिसाइज बहुत किया गया, लेकिन इन्होंने फिर भी लिखना नहीं छोड़ा। ये अपने राइटिंग में कंटिन्यू रहे, अपनी राइटिंग को लिखते रहे। लेकिन पीबी शैली, यानी कि पर्सी बिशी शैली उनके कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि उनके टैलेंट को जो सबसे पहले पहचाना था जॉन कीट्स के, वो पीबी शैली ने पहचाना था। यहाँ तक कि पीबी शैली तो ये भी कहते थे कि जॉन कीट्स उनके पास आकर रह ले, लेकिन जॉन कीट्स ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उनके पास जाकर नहीं रहे थे। लेकिन पीबी शैली उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे, उनके टैलेंट को पहचानते थे, उनके टैलेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। फिर इनका जो एक वर्क है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये पब्लिश हुआ। इससे जो है ये एक मैच्योर वर्क माना गया और इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया गया। जॉन कीट्स होमर के बहुत बड़े फैन थे, वे उनके वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, लेकिन उनका वर्क ग्रीक लैंग्वेज में होने की वजह से उसको पढ़ नहीं पाते थे। तो ये मेडिवल लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और ये अपनी जो राइटिंग्स हैं उनमें भी मेडिवल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते थे। जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग जो है ट्रूथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ।
सच ही सुंदरता है और सुंदरता ही ब्यूटी है। जॉन कीट्स ने अपनी पोइट्री का, अपनी राइटिंग का थीम बनाया ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। वो नेचर में सुंदरता तो को ढूंढते थे, यानी कि जैसे अदर पोइट्स थे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन कर रहे थे, उसी तरह से जॉन कीट्स ने अपने वर्क्स में ट्रूथ इज ब्यूटी और ब्यूटी इज ट्रूथ को फॉलो किया। देखिए, जॉन कीट्स को सेंसुअस पोइट कहा जाता है। ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जॉन कीट्स को कैसा पोइट कहा जाता है, तो जॉन कीट्स को सेंसुअस पोइट भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी जॉन कीट्स के वर्क्स के बारे में बात की है, जॉन कीट्स के जो फ्रेंड हैं वो ले हंट, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा जो है काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इनका जो एंडाइमन था वो 1818 में पब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट पोएम थी लैमिया इजाबेला, ईव ऑफ सेंट मार्क, ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, लाबेला डेमसेंस मर्सी है जो 1819 में पब्लिश्ड हुई, लिखी गई थी और 1848 में पब्लिश हुई थी। और टू अ नाइटिंगेल 1819 में पब्लिश हुई थी और टू ऑटम रिटर्न इन सितंबर, और 1819 में ये विंकेस्टर में पब्लिश्ड हुई थी 1820 में। ये जो है लिखी गई थी सितंबर 1819 में विंकेस्टर में और पब्लिश हुई थी 1820 में। ऑड ऑन ए ग्रेशियन, ये लिखी गई थी 1819 में। शोज द सुपरमेसी आर्ट ओवर नेचर, और इस ऑड टू ग्रेशियन में इन्होंने सुपरमेसी आर्ट को शो किया ओवर नेचर, नेचर पर। और टू साइक इन्होंने लिखी है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये पब्लिश हुई थी 1816-17 में। ब्राइट स्टार सोनेट ऑन शेक्सपियर मॉडल, इट वॉज द लास्ट पोएम ऑफ कीट्स पब्लिश्ड ऑन सितंबर 1820। ब्राइट स्टार एक सोनेट थी जो शेक्सपियरियन मॉडल पर लिखी गई थी। ये लास्ट पोएम थी कीट्स की और ये सितंबर 1820 में पब्लिश की गई थी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये एंडाइमन की लाइन है। एंडाइमन में 4 बुक थी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट बुक की फर्स्ट लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किस पोएम की? एंडाइमन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है एग्जाम में कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ये किसने लिखी है, किसकी लाइन है? तो आपको लिखना है जॉन कीट्स। किस पोएम से ली गई है? एंडाइमन से। एंडाइमन में कितनी बुक्स है? 4 बुक्स है। 1819 इज द लास्ट प्रोडक्टिव ईयर, मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर इन कीट्स पोएटिक करियर। आपको मैंने कई बार बता दिया है कि 1819 का जो साल है वो उनकी लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है। इस ईयर में लिखे गए इनके सारे वर्क्स जो है बहुत ज़्यादा उसको फेम मिली उनकी मृत्यु के बाद, और उनकी जीवन काल में भी उनका जो टैलेंट को पहचाना पी शेले ने और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। In Ode to Gratian, Keats express the superiority of art. Ode to Gratian में जॉन कीट्स ने superiority of art को एक्सप्रेस किया था। Keats loved the principles of beauty in all things big or small. Keats जो थे प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता के सिद्धांतों को पसंद किया करते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। देखिए कीट्स का जो थीम था लव इज ब्यूटी और ब्यूटी इज लव, प्रेम ही सुंदरता है और सुंदरता ही प्रेम है। वो नेचर में सुंदरता को तलाश किया करते थे, यानी कि वो नेचर में, जैसे कि उनकी पोयम है लाबेला डेमसेंस मर्सी, कितनी अच्छी लिरिकल पैलेट है ये, इसमें भी सुंदरता को ही बताया गया है। लेगोइस सेड हिज पोल स्टार इज ब्यूटी इन नेचर। लेगोइस ने कहा है कि हिज पोल स्टार इज ब्यूटी इन नेचर, उनका जो पोल स्टार है वो ब्यूटी इन नेचर है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ फीचर ऑफ कीट्स पोइट्री। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है जॉन कीट्स की पोइट्री का एक फीचर है। कीट्स इज कॉल्ड ए प्योर पोइट, कीट्स को एक प्योर पोइट के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स कॉवडेन क्लर्क वॉज द मेंटल गाइड एंड एडमायरर ऑफ कीट्स एंड टीचर। जो चार्ल्स कॉवडेन क्लर्क हैं वो एक मेंटल गाइड थे, इनके सहपाठी भी थे और एक एडमायरर भी थे, प्रशंसक, तारीफ करने वाले, और एक टीचर भी थे जॉन कीट्स के लिए। कीट्स एंडाइमन डेडिकेटेड टू ले हंट। कीट्स की जो पोयम है एंडाइमन ये इन्होंने ले हंट को डेडिकेट की थी। हाइपीरियर इज अ पोयम इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोयम पैराडाइज लॉस्ट।
हाइपीरियन जो इनकी पोयम है, ये इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर होकर इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखी थी। मैथ्यू आर्नोल्ड सेड किड्स दैट ही इज विद शेक्सपियर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा इनको कि ही इज विद शेक्सपियर, वह शेक्सपियर के साथ है। देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की, कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो जॉन कीट्स से जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कीट्स मेट एंड फेल इन लव विद फैनी ब्राउन इन। कीट्स जो है वो फैनी ब्राउन से लव क्या करते थे, ये कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में भी बताया है। तो ये इनसे किस साल में मिले थे? सन 1819 में। कीट्स जो थे वो फैनी ब्राउन से मिले और इनसे प्रेम करने लगे सन 1819 में। नेक्स्ट है, कीट्स व्हाट वर्ड्स डिड कीट्स वांट टू बी रिटन ऑन हिज एपिटाफ। तो व्हाट वर्ड्स यानी कि किन वर्ड्स को जॉन कीट्स चाहते थे कि उनके एपिटाफ पर लिखे जाएं। तो हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। यहाँ पर वो है जहाँ जिसका नाम पानी में लिखा हुआ है। क्या लिखना चाहते थे वो? हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स वाज द सन ऑफ ए। कीट्स किसके बेटे थे, यानी कि कीट्स के फादर क्या क्या करते थे? वो अभी मैंने आपको बताया है, स्टेबल कीपर थे वो, एक अस्तबल में देख रेख का काम क्या करते थे। और वो मरे कैसे थे? हाउ डिड कीट्स फादर डाई? तो कीट्स फादर डाइड विद स्कल फ्रैक्चर फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स। कीट्स के फादर जो है स्कल फ्रैक्चर से मरे थे और घोड़े से गिर जाने के कारण। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस वही बता रही हूँ मैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स वाज अप्रिशिएटेड apprenticed to a surgeon and licensed as a apothecary। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स गेव अप द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर पोइट्री इन। कीट्स ने किस साल में जो है अपने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ा और पोइट्री को एक्सेप्ट किया? सन 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द थीम्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। वो है एवरीडे, वर्ल्ड एंड इटर्नी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स के भाई और माँ को किस बीमारी से मरे थे, यानी कि तो कीट्स के जो भाई और मामी दोनों जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे और जॉन कीट्स की मृत्यु भी है ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पोइट्री ऑफ कीट्स कंसिस्ट मैनली ऑफ लॉन्ग पोएम्स, सम ऑफ देम आर। उनमें से कुछ कौन सी हैं? एपिक्स इन स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडाइमन किस साल में लिखी गई? एंडाइमन लिखी गई 1818 में। और इसमें कितनी बुक्स है? हाउ मेनी बुक्स आर इन एंडाइमन? देयर आर 4 बुक्स इन एंडाइमन। नेक्स्ट है, एंडाइमन इज डिराइव्ड इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्रीक लीजेंड्स एंड मिथ्स। इसका जो आंसर है ग्रीक लीजेंड्स एंड मिथ्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ एंडाइमन इज। तो इसका मेन थीम है सर्च फॉर एन आइडियल लव एंड हैप्पीनेस बियॉन्ड अर्थली पॉसिबिलिटी। देखिए, ये सब मैंने अभी आपको नहीं बताया है। हाइपीरियन जो है वो 1820 में लिखी गई और किसके बारे में बताया गया है इसमें? तो इसका आंसर है द डाउनफॉल ऑफ द ओल्ड गॉड्स एंड द राइज ऑफ द लैंड। इसमें इसके बारे में बताया गया है। कीट्स को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया मिडिल एजेस में उनकी ओड्स के लिए, उनके वर्क के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स की बिलव्ड का क्या नाम था? तो उनकी बिलव्ड का नाम था फैनी ब्राउन। कीट्स पैदा कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में, यूके में, और उनकी मृत्यु हुई थी इटली में, रोम में, सन 23 फरवरी सन 1821 में।
किस बीमारी की वजह से? कंजप्शन की, यानी कि टीबी की वजह से। किट्स की लाइफ में जो उन्होंने फर्स्ट वर्क किया था अपना 1817 में, उसको क्रिटिक्स के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उसको पसंद नहीं किया गया और उनको नौसिखिया का नाम दे दिया गया। लेकिन 1819 में जो उन्होंने लिखा उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, तो उस टाइम पर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिली थी, लेकिन पीबी शैली ने, यानी कि पर्सी शैली ने उनके वर्क को पहचाना, उनके टैलेंट को पहचाना, उनके वर्क को अप्रिशिएट किया और उनको अपने पास आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गए। तो जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है उनकी लाइफ का वो 1819 है, यानी कि 1819। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो व्यूअर्स नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को हेल्प करती रहूँगी। अगर कोई सी मिस्टेक या कोई एरर मेरी वीडियो में आपको लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।